जैसा कि हम जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्र के सूक्ष्म चरों का अध्ययन करती है, उसके अंदर हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मांग की लोच। मांग की लोच, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मांग और लोच। लोच का अर्थ होता है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन और किसके आकार में परिवर्तन? आर्थिक चर दो प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन अपन दो प्रकार से कर सकते हैं कि एक हमारे कुछ आश्रित चर होते हैं जिसको अपन डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं। दूसरे स्वतंत्र चर होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर में परिवर्तन पहले होता है, उसके कारण आश्रित चर में परिवर्तन होता है। तो एक कारण बनता है, दूसरा परिणाम बनता है। इसी तरह के जो डिपेंडेंट चर हैं वो हमारी मांग की मात्रा हो सकती है, पूर्ति की मात्रा हो सकती है, लागत की मात्रा हो सकती है, तो उत्पादन हो सकता है। सभी इनके आकार में परिवर्तन संभव है, इसलिए सभी में लोच संभव है। लोच का मतलब आकार में परिवर्तन। अब किसके कारण है वो स्वतंत्र चर होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी मांग है, मांग की मात्रा जो है वो Vx है, वो कई चरों के ऊपर निर्भर करती है, जिसको अपन दाहिनी ओर देखते हैं, परिफलन बना लेते हैं। उसमें दाहिनी ओर जो पहला अक्षर मैंने लिखा है ये आपका Px है, यानी उस वस्तु x की कीमत, दूसरी वस्तु y की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता के टेस्ट या प्रेफरेंसेस वगैरह, और एक्सपेक्टेड कीमत, भविष्य की जो कीमत होगी या बदलाव की बदलने की संभावना है, जनसंख्या, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो उस वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ लोच को समझना है। तो इस मांग की मात्रा में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? यदि उस वस्तु स्वयं की कीमत में परिवर्तन के कारण आपकी मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, तो ऐसी लोच मांग की कीमत लोच कहलाती है। अगर ये सारी चीज़ें जो मांग की मात्रा को प्रभावित करने वाली हैं, इन सबको स्थिर मान लें, यानी अन्य बातें स्थिर कर दें और उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर दें, उसके कारण उसकी मांग में जो परिवर्तन हो जाए तो उसे मांग की कीमत लोच कह सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर केवल अन्य वस्तु की कीमत को बदलें और अन्य सारी चीज़ों को स्थिर मान लें, तो ऐसी स्थिति में वो मांग की आड़ी लोच हो जाएगी। इसी तरह से वस्तु की कीमत, अन्य वस्तु की कीमत और बाकी अन्य चीज़ें सिवाय उपभोक्ता की आय के स्थिर रखते हुए उपभोक्ता की आय को बदलें, तो ऐसी स्थिति में वो उसके कारण मांग में जो परिवर्तन होगा वो मांग की आय लोच होगी। कहने का अर्थ ये है कि मांग की लोच में किसी भी आर्थिक चर के कारण परिवर्तन होगा तो मांग की लोच उसके अनुरूप होगी। कीमत के कारण है, उसकी स्वयं की कीमत के कारण तो वस्तु की कीमत लोच, अन्य वस्तु की कीमत के कारण है तो आड़ी लोच या तिरछी लोच, और उपभोक्ता की आय के कारण है तो आय लोच कहलाएगी। इसी तरह से जैसे मांग की लोच होती है, ऐसे अर्थशास्त्र में और दूसरे चर हो सकते हैं। जैसे पूर्ति है, उसमें किसी कारण से हो रहा है तो पूर्ति की लोच हो जाएगी। लागत में परिवर्तन हो रहा है किसी के कारण तो लागत लोच हो जाएगी। उत्पादन में कोई परिवर्तन हो रहा है किसी के कारण, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है तो वो किसी दूसरे स्वतंत्र चर के कारण है, ऐसी उत्पादन लोच हो जाएगी। ऐसे लोच हर एक आश्रित चर के अंदर संभव है, लेकिन हमारे यहाँ उद्देश्य केवल मांग की लोच को समझना है। मांग की लोच जैसा मैंने अभी भी बताया कि मांग की लोच में सामान्यतः अर्थ जो लगाया जाता है वस्तु की मांग की आय और कीमत लोच के बारे में लगाया जाता है, ईपी से डिनोट करते हैं। परिभाषा के रूप में हम यूँ कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर उस वस्तु स्वयं की कीमत में परिवर्तन हो तो उसके कारण उस वस्तु की मांग में जो प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन होता है उसके अंश को हम मांग की कीमत लोच कह सकते हैं। ऐसे ही आय लोच हो सकती है, ऐसे ही आय लोच हो सकती है। अगर जैसा परिभाषा में स्पष्ट है कि दो चीज़ें हैं, एक जो कारण है उसको नीचे लिखते हैं, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन या वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और उसके कारण उस वस्तु की मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो मांग की मात्रा में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। इसमें परिवर्तन कीमत का यानी स्वतंत्र चर में परिवर्तन का भाग देखें तो डेल्टा x बटा x × 100 ये मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा।
और आपका कीमत की मात्रा में डेल्टा पी एक्स बटा पी एक्स इंटू 100 से 100 कट करके इसको हल करने में हम देखते हैं कि डेल्टा एक्स बटा डेल्टा पी एक्स इंटू पी एक्स बटा क्यू एक्स। यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है मान की मात्रा में परिवर्तन है, यहाँ पर डेल्टा पी एक्स है वस्तु की कीमत में परिवर्तन है, यहाँ पर वस्तु की कीमत पी एक्स है और क्यू एक्स मान की मात्रा है। अगर ये चीज़ें दी हुई हो तो ऐसी स्थिति में मान की लोच को अपन निकाल सकते हैं। और सरल शब्दों में अपन यूँ कह सकते हैं कि नीचे जो है कीमत में प्रतिशत यदि एक परिवर्तन कर दें, इस 1% के परिवर्तन के कारण अगर कि मांग में जो जितना परिवर्तन होता है, जैसे 2% परिवर्तन होता है, तो मांग की लोच आपकी 2 हो जाएगी। अगर कीमत में होने वाले परिवर्तन के बराबर ही मांग की मात्रा में परिवर्तन होता हो, प्रतिशत में परिवर्तन दोनों में समान प्रतिशत परिवर्तन होता हो, तो समान होता है तो इकाई की लोच हो जाएगी। अगर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अधिक है तो इकाई से अधिक, जिसको लोचदार कह सकते हैं। और या कीमत में होने वाले परिवर्तन की अपेक्षा आश्रित चर में होने वाला परिवर्तन कम हो, जैसे कीमत में 1% हो, इसमें आधा % हो, तो आधा में 1 का भाग नहीं हो, 1 से कम होगा, आधा % होगा, जिसको बेरोजगार कहेंगे। तो मान की कीमत लोच या तो 1 हो सकती है, या 1 से ज़्यादा हो सकती है, या 1 से कम हो सकती है, या कीमत में परिवर्तन हो भी जाए और उसके कारण मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो तो उसको पूर्णतः बेरोजगार कह देंगे। या कीमत में थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन हो और उसके कारण मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता हो तो मांग की लोच पूर्णतः लोचदार हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ है लोच, अपनी मुक्त लोच की श्रेणियाँ हो सकती हैं। आप मोटे मोटे रूप में अपने ये समझ में आ सकता है कि मांग की कीमत लोच में 2 बातें हैं, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और उसके परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन, उनका अनुपात कैसा है, इस अनुपात के बराबर मांग की लोच होती है। इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक इसलिए होता है कि यदि कीमत बढ़ती है वस्तु की तो वस्तु की मांग की मात्रा आपकी घटती है, यानी डेल्टा पी एक्स अगर पॉजिटिव है तो ऐसी स्थिति में डेल्टा एक्स आपका नेगेटिव होगा। और डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स में विपरीत चिन्ह होने के कारण इस सूत्र का डेल्टा एक्स बटा डेल्टा पी एक्स यहाँ अपोजिट साइन होने के लिए, विपरीत साइन होने के कारण ये सदैव आपका ऋणात्मक होता है। ये ऋणात्मक सामान्य वस्तुओं के लिए होता है। अगर वो वस्तु गिवन है जो इस मांग के नियम के अनुरूप व्यवहार नहीं करती, उसके अंदर पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन हम सामान्य बात करें तो मांग की कीमत लोच आपकी नेगेटिव होती है। मांग की कीमत लोच की भांति ही आदि लोच और आय लोच होती है, उसको भी इसी सूत्र के रूप में अपन देखें। मांग में वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के स्थान पर यदि अन्य वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन लेकर के उसके कारण मांग में परिवर्तन होता हो तो आपका यही सूत्र आपका यू बन जाता है। यहाँ पर जो पी वाई है वो वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन है और डेल्टा एक्स उस एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन है। यहाँ तिरछा प्रभाव है, वस्तु वाई की कीमत है और एक्स की मांग है, उसके कारण जो लोच होती है उसको आड़ी लोच या तिरछी लोच कहते हैं। इसी तरह से आई लोच का डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एम बटा पी है, एम बटा एक्स। इस तरह से ये भी आपका ईसी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ईएम आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकते हैं। ये वस्तु के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम फिलहाल वस्तु की कीमत लोच को देखें तो कीमत की लोच जो है वो आपके 2 प्रकार की मोटे रूप से क्लासिफाई करते हैं। इसको एक तो चाप लोच कहते हैं, दूसरा बिंदु लोच कहते हैं। जैसा नाम से स्पष्ट है, किसी मांग वक्र के चाप के ऊपर जो लोच देखा जाता है, चाप के ऊपर जो परिवर्तन देखा जाता है उसको अपन चाप लोच कहते हैं। और अगर हम किसी मांग वक्र के बिंदु के ऊपर देखें, जैसे पर्टिकुलर बिंदु P है, उस P के ऊपर परिवर्तन देखें उसको अपन बिंदु लोच कहते हैं। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में अपन यूँ कह सकते हैं कि मांग वक्र DD है और DD के A बिंदु के ऊपर वस्तु की कीमत OP1 है, इसके संगत वस्तु की मांग OH1 है। अगर किसी कारण से वस्तु की कीमत में पर्याप्त कमी होकर के OP1 की बजाय OP2 हो जाए तो उसके कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन मांग के नियम के अनुसार
कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि होकर के OX1 की बजाय OX2 होगी। और डेल्टा एक्स जो परिवर्तन है वो पर्याप्त है, क्योंकि वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन पर्याप्त हुआ है। वस्तु की कीमत में पर्याप्त परिवर्तन का अर्थ है ए और बी दोनों अलग अलग बिंदु हैं, और उसमें कितनी लोच होती है इसको अपन चाप लोच कहते हैं। इसके विपरीत यदि बिंदु लोच को देखें तो हमारे मान लीजिए पी बिंदु है, पी बिंदु के ऊपर वस्तु की कीमत OT है और OT के ऊपर मांग की मात्रा OQ1 है। क्योंकि हमें बिंदु लोच देखना है, जो बिंदु लोच देखने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट इस P के ऊपर हम ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर लोच कैसी है, आकार में, मांग के आकार में परिवर्तन की प्रवृत्ति कैसी है। इसलिए परिवर्तन जब भी देखना चाहते हैं, परिवर्तन की प्रवृत्ति जब भी देखना चाहते हैं तो कुछ न कुछ तो मांग में, कीमत में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब ये कीमत में जो परिवर्तन है ये इतना सूक्ष्म है, वो टेंड्स टू 0 है। अगर इसको अवकलन की सहायता से देखें तो dP लिख सकते हैं अपन डेल्टा P के बजाय डेल्टा Px जो टेंड्स टू 0 है इसको अपन dP लिख सकते हैं। तो उसके कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन भी डेल्टा x के बजाय हमें dx कहना पड़ेगा, और अवकलन के आधार पर जो बिंदु लोच होगी वो dx बटा dP इंटू P बटा x होगा। लेकिन ये थोड़ा सा अवकलन की सहायता से, उससे पहले हम ग्राफिकल मेथड देखें कि हम थोड़ा चाप लोच को देखते हैं। चाप लोच में बिंदु A और B है, ये जैसा कि मैंने कहा कीमत में पर्याप्त परिवर्तन हो और परिवर्तन के कारण हम ये वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होगा इस सूत्र के हिसाब से देखें कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन या मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र यदि लगाएं और A से B में लिखें तो वही डेल्टा x बटा डेल्टा Px इंटू Px बटा Qx। यहाँ पर जो डेल्टा x है वो आपका CB या ये होगा, यहाँ Px जो है वो आपका ये P जो है और ये मांग की मात्रा है, ये आपके A बिंदु के संगत कीमत और मांग की मात्रा ली जाती है। अर्थात इसको अपन यूँ लिख सकते हैं EP इज इक्वल टू, ये देखना डेल्टा x इज इक्वल टू CB बटा आपका Px, ये आपका एक्स में CB ऊपर देखना मांग में परिवर्तन है आपका CB बटा AC PC OC1 OP1 इंटू OX1। अर्थात A बिंदु के ऊपर जो आपकी कीमत थी, A बिंदु के ऊपर कीमत और मांग की मात्रा थी वो ली जाती है चाप लोच में जब A से B पे देखते हैं। अगर इसके बजाय B से A पर जाते हैं, इधर से यहाँ जाते हैं, तो B के संगत वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा ली जाती है। यहाँ पर B से जब A पर जाते हैं तो यहाँ पर जो EP इज इक्वल टू डेल्टा x बटा डेल्टा Px इंटू Px बटा x, यहाँ पर ये x और Px है वो B बिंदु के संगत ली जाती है। B बिंदु के संगत ली जाएगी तब B से A देखा जाएगा। अगर A और B के मध्य देखते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें ये कीमत और मांग की मात्रा ना तो A बिंदु की लेंगे ना B बिंदु की लेंगे, बल्कि पहचान इसकी ये है कि जो A और B के ऊपर जो लोवेस्ट कीमत है, A और B के ऊपर लोवेस्ट कीमत OP2 होगी और लोवेस्ट मांग की मात्रा OX1 होगी। तो A और B के मध्य देखा जाएगा तब डेल्टा x बटा डेल्टा Px इंटू लोवेस्ट कीमत होगी वो OP2 होगी और कीमत OP2 होगी और मांग की मात्रा जो है वो आपकी OX1 होगी। ये आपका जो सूत्र है फर्ग्यूसन और गोल्ड का है, जो A और B, B और A और A और B के बीच का अंतर बताता है। वाटसन और होलमैन ने कहा कि हम कीमत ना OP1 लें ना OP2 लें, बल्कि इन दोनों का औसत ले लें, OP1 जोड़ OP2 बटा 2। इसी प्रकार से मांग OX1 भी नहीं लें, OX2 भी नहीं लें, बल्कि इन दोनों का औसत ले लें, OX1 प्लस OX2 बटा 2 ले लें। तो ऐसी स्थिति में वो वाटसन का सूत्र आता है। इसी प्रकार से लेवास्की का सूत्र भी हम मांग की लोच को निकालने के लिए करते हैं कि 1 अपॉन डेल्टा E अपॉन x इंटू डेल्टा Px। यहाँ पर E जो है वे में परिवर्तन है जो वस्तु की कीमत के कारण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग की मात्रा
आपकी मान लीजिए 5 रुपये कीमत है, वस्तु की मांग की मात्रा 8 है, वे आपका एक्सपेंडिचर जो है वो 40 रुपये है। अगर कीमत 4 कर दें घटा करके, मांग की मात्रा 10 कर दें, तो वे आपका 40 ही रह गया। वे में परिवर्तन आपका 0 हो गया, जो एक्सपेंडिचर है उसमें परिवर्तन आपका 0 हो गया। तो ऐसी स्थिति में निवास के सूत्र में डेल्टा ई 0 होते ही ये पूरा आगे वाला पद है वो 0 हो जाएगा और मांग की कीमत रोज 1 होगी। 1 का मतलब -1 है क्योंकि नेगेटिव होती है। अगर ये आपका इस डेल्टा पी एक्स और डेल्टा ई इन दोनों के चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों का चिन्ह एक सा है तब तो निश्चित रूप से 1 से कम होगा। अगर इन दोनों का विपरीत चिन्ह है यानी डेल्टा पी एक्स और डेल्टा ई, वस्तु की कीमत में कमी होने का कारण वे में भी कमी होती है तो मांग की लोच बेरोजगार हो जाएगी। अगर कीमत में कमी के कारण वे में वृद्धि होती है तो लोचदार इकाई से अधिक हो जाएगी। इस प्रकार से ये लोच हमारे लिए जो लेवास्की के सूत्र से भी देख सकते हैं। बिंदु लोच के अंदर मोटी सी बात ध्यान रखने लायक ये है कि मांग के जिस बिंदु के ऊपर लोच देखनी हो उस बिंदु के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचें और इस स्पर्श रेखा खींचने के बाद उस बिंदु बी के संगत हमारा कीमत में तनिक सा परिवर्तन करके उसके अंदर मान में होने वाले परिवर्तन को देख लेते हैं और यही सूत्र काम में लेते हुए हम ड्राइव करते हैं और उसके अंदर ये आपका डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी बटा क्यू, इसको हल करते हुए हमारा ये छोटी त्रिभुज के वाली आर क्यू बटा पी आर इंटू ओ टी बटा ओ टी 1 आ जाता है। छोटा त्रिभुज पी आर क्यू और पी क्यू 1 एफ ये दोनों समरूप होने के कारण इसका लंब इसका आधार बटा लंब इसका आधार बटा इसका लंब ये दोनों समान होंगे, इसलिए इसके अंदर ये हमारा सूत्र आ जाता है कि ये Q1 एफ बटा ओ Q1 अर्थात लोअर सेक्टर इधर वाला पार्ट लोअर सेक्टर बटा अपर सेक्टर का रेशियो के आधार में हम मांग की बिंदु लोच देख सकते हैं। अगर यही बात हम इधर देखें, इस भुजा के संगत देखें, जिस बिंदु के ऊपर भी आपको लोच देखनी हो, मांग के जिस बिंदु के ऊपर भी लोच देखनी हो उसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचो, उस स्पर्श रेखा के उस बिंदु के ऊपर जो स्पर्श रेखा खींची है उस स्पर्श रेखा के भुजा EF के ऊपर जो आपका लोअर सेक्टर ये बना, अपर सेक्टर ये बना, लोअर अपर या इस भुजा के दो टुकड़े करके देखते हैं तो ये लोअर बना, ये अपर बना, दिस अपॉन दिस, या इस भुजा का देखेंगे जैसे इस डेरिवेशन इस गणित के आधार पे तो ये आपका लोअर बना और ये अपर बना। इस तरह से इस बिंदु के संगत त्रिभुज की तीनों भुजाओं के 2 भाग करके लोअर सेक्टर और अपर सेक्टर करते हुए मांग की कीमत लोच का पता लगा सकते हैं कि वो इकाई के बराबर है या इकाई से अधिक है या इकाई से कम है। यदि लोअर सेक्टर और अपर सेक्टर दोनों बराबर है तो इकाई के बराबर होगी। जैसा ये बीचों बीच है, अगर लोअर और अपर सेक्टर दोनों बराबर हैं तो मांग की लोच इकाई होगी। अगर लोअर सेक्टर बड़ा है अपर सेक्टर से तो इकाई से अधिक होगी। अगर लोअर सेक्टर कम है अपर सेक्टर से तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होगी। इस तरह से ये तीनों तरह से अपन देख सकते हैं। ये आपकी बिंदु लोच है, ये आपकी चाप लोच है। इस लोच का क्या महत्व है, लोच को हम किस तरह से नाप सकते हैं, अर्थशास्त्र में क्या काम आती है, इसको प्रभावित करने वाले कौन से चर हैं, कौन से कारक हैं, इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मांग की लोच, औसत आगम और कुल आगम में क्या अंतर होता है, मांग की लोच, औसत आगम, सीमांत आगम, इनमें क्या संबंध होता है, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।